एक महीना बचा है आपके नीट के एग्जाम में। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको बस रिवीजन और टेस्ट पे फोकस करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन पे फोकस कर रहे हैं। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री से कैसे टाइम बचाना है, किस तरीके से फास्ट रिवाइज करते हुए आपको टाइम बचाते हुए बायो और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को रिवाइज करना है, उस पर मैंने वीडियो बना दी। कैसे डेली से 5 घंटे देके कंप्लीट बायो को 5 दिन में रिवाइज करोगे और एक महीने में इसी तरीके से आप 6 बार रिवाइज करके जाओगे अपने नीट एग्जाम से पहले। उस तरीके को हम लोग आज यहाँ इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे सब कुछ लिख के लाया हूँ, जिन्हें हिंदी समझ नहीं आती है उससे रिफर कर सकते हैं। टाइम कितना आपको देना चाहिए एक चैप्टर में रिवाइज करने के लिए, वो सब बकायदा यहाँ लिखा हुआ है। लाइव एग्जांपल मैंने यहाँ दिखाऊंगा आपको एक पूरा चैप्टर बायोमोलिक्यूल जैसा चैप्टर, कैसे आपको फास्ट रिवाइज करना है, कैसे आप उसको 15-20 मिनट में रिवाइज करके निकल सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना, आज इस वीडियो में आपको बहुत सीखने को मिलने वाला है। आपके पास आपको पता है 38 चैप्टर्स प्रेजेंट है। अगर आप इसको तरीके से स्प्लिट कर पाओ तो आप बायो को 5 दिन में रिवाइज कर पाओगे, हर दिन 5 घंटे देते हुए। तो मैंने क्या किया था, मैंने 38 चैप्टर्स को स्प्लिट किया था 24 चैप्टर्स और 14 चैप्टर्स में। अभी कैसे करते हैं, देखो जो चैप्टर्स आपके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं या आपको लगता है बहुत ईजी चैप्टर्स है, आपने पढ़ा हुआ है 2-3 बार पढ़ा हुआ है पहले भी और आपको याद रहते हैं, उन चैप्टर्स को आप एक जगह कैटेगराइज करोगे। और दूसरे वैसे चैप्टर्स जो कि भले आसान हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, हार्ड चैप्टर्स हैं, या फिर वो चैप्टर जो आप पढ़ते हो बार बार भूल जाते हो, जैसे कि मिनरल न्यूट्रिशन, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं उन चैप्टर्स में। ऐसे चैप्टर्स को आप इस वाले कैटेगरी में रखोगे। तो मैंने जब इसको डिवाइड किया था तो मेरे को मिला था कि 14 चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स है जो कि मैंने बहुत बार रिवाइज किया है, भले वो हार्ड हो सकते हैं, बहुत बार रिवाइज किया है तो मेरे को बहुत अच्छे से याद हो गए, तो मेरे क्वेश्चन उससे गलत नहीं होते। तो वैसे कौन कौन से चैप्टर थे, 11th की फर्स्ट यूनिट जिसमें आपके 4 चैप्टर्स आते हैं, 11th की सेकंड यूनिट जिसमें 3 चैप्टर हैं, 12th की फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन वाली यूनिट 4 चैप्टर उसमें आते हैं। इसके अलावा ह्यूमन फिजियो के डाइजेशन, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन वाले चैप्टर्स और प्लांट फिजियो के ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर मेरे को बहुत आसान लगता था, या फिर मैंने इसको बहुत बार पहले पढ़ा हुआ था तो मैं उससे गलती नहीं करता था। तो इसको मैंने कैटेगराइज कर लिया 14 चैप्टर्स को एक जगह, और बाकी बचे हुए चैप्टर्स मैंने एक जगह रख लिया। अब ये चैप्टर्स आपके वेराई कर सकते हैं क्योंकि सबके अलग अलग स्ट्रेंथ और वीक पॉइंट्स हो सकते हैं, तो ये आप अपने हिसाब से कर लेना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने अपने 5 दिन के लिए चैप्टर्स को स्प्लिट किए थे, जो ये बचे हुए 24 चैप्टर्स है, और ये 14 चैप्टर्स का मैंने बाद में क्या यूज किया उसको मैं आगे दिखाता हूँ। अब फर्स्ट डे के लिए मैंने 6 चैप्टर रखे थे जो कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। और इसका मैंने मैक्सिमम टाइम जो यूज करना है आपको वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है। ऐसा नहीं कि मैं इसी टाइम में रिवाइज करता था, ये मैक्सिमम टाइम, इससे ज्यादा अगर आप दे दो तो फिर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। तो आपको यहाँ देख कर लगेगा कि भैया आपने तो बहुत ज्यादा टाइम दिया है रिवाइज करने के लिए, हम तो आराम से कर लेंगे। ये मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आप अभी स्टार्ट अगर कर रहे हो रिवीजन को तो आपको इतना टाइम लगेगा। अगर मैं इससे कम टाइम देता तो फिर आप कर नहीं पाते। ऑल्दो मैं इन चैप्टर्स को 20-20 मिनट में भी रिवाइज कर सकता था, लेकिन वो तब होगा जब आप 2-3 रिवीजन कर चुके होंगे। तो अभी आप इतने टाइम में करो, आप इजीली, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो कि मैंने बताया था आपको, तो आप इस पर टाइम देते हुए रिवाइज करोगे तो ऐसा नहीं आप उड़ाओगे चैप्टर्स को, आप एकदम फोकस करते हुए रिवीजन करोगे जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो डे 1 पे आपको ये चैप्टर्स रखने हैं, 4 घंटे 15 मिनट के अंदर आप इसको रिवाइज कर लोगे इजीली। डे 2 पे आपको ये चैप्टर्स रखने हैं, ठीक है। फिर डे 3 पे ये चैप्टर्स मैंने रखे थे, डे 4 पे ये चैप्टर्स रखे थे। डे 4 पे कम चैप्टर्स है क्योंकि वहां पे हार्ड चैप्टर्स है सारे के सारे, इनहेरिटेंस वाली यूनिट है पूरी, आपकी ह्यूमन हेल्थ एक बड़ा चैप्टर है उसको मैंने रखा हुआ था। डे 5 पे क्या करना है आपको, जो 14 आपकी इजी चैप्टर्स है जो इस पे आपको पहले से कॉन्फिडेंस है उसको रखना है, और उसको आप यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ बहुत कम टाइम रखे क्योंकि वो मेरे पहले से स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है, ठीक है। तो और उन 14 चैप्टर्स को आपको डे 5 पे कंप्लीट करना है। ये जो आपके 14 चैप्टर्स है जो कि आप लास्ट डे पे रिवाइज करोगे उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है आपको इनिशियली, क्योंकि हो सकता है कि आप उसमें ऐसे चैप्टर्स रख लो जिस पे आपको कॉन्फिडेंस ना हो, लेकिन जब 2-3 बार रिवाइज कर चुके होगे ना इस साइकिल को, 2-3 बार पूरा करने के बाद आपको आप इन चैप्टर्स को भी 14 चैप्टर आप 4 से 5 घंटे में रिवाइज कर पाओगे। और ये मैं प्रैक्टिकली अप्लाइड चीज बता रहा हूँ, मेरा भी दोस्त भी है वो भी इस चीज को अप्लाई कर रहा है। इवन ये तो आपको मैंने बहुत ज्यादा टाइम दिया हुआ है, 15-20 मिनट में चैप्टर्स रिवाइज होते हैं एक्सेप्ट कुछ चैप्टर्स को छोड़ के। अब वो कैसे करते हैं 15-20 मिनट में, उसके लिए आपको आगे वीडियो देखना होगा, मैंने एंड में रिविजन करके दिखाया है। मैंने यहाँ नोट लिख दिया जिनको हिंदी समझ नहीं आती कि देखो ये जो टाइम है ये सारे बिगिनर लेवल के लिए है, मतलब इससे आपको ज्यादा नहीं देना, इससे आप कम दे सकते हो अगर आपने पहले भी रिविजन किया हुआ है। दूसरी चीज, जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा आप इन चैप्टर्स को और कम टाइम में रिवाइज कर पाओगे। मैंने अपने टाइम टेबल वाली वीडियो में आपको दिखाया था कि मैं अपने बायो को 5 घंटे रिवाइज करने के लिए देता था हर दिन। कब देता था, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग चैप्टर था तो मैं सबसे डे के लास्ट में उसको टाइम देता था, मतलब 6 से 11। तो वो वीडियो अगर नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। अप्रोच वाली वीडियो फिजिक्स की अगर नहीं देखी वो देख सकते हो, और फिजिक्स में कैसे टाइम बचाना है फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल से, ताकि आप ज्यादा टाइम बायो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को दे पाओ। उसकी अगर नहीं देखी है वीडियो तो वो भी सेकंड लास्ट वीडियो डली हुई उसको देख सकते हो। अब आपने इस स्प्लिट में देखा हो कि मैंने जो आपको 4 दिन के चैप्टर्स दिए हैं वो कम चैप्टर्स हैं और हार्ड चैप्टर्स या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो इसमें आप रिवीजन में ऐसे चैप्टर्स को आप टाइम दे रहे हो ज्यादा जो कि इंपॉर्टेंट है सही में, और जो कि आपको हार्ड लगते हैं, जहां से आप गलतियां कर सकते हो। तो 4 दिन आप क्या कर रहे हो कि कम चैप्टर्स रिवाइज करो तो उसको हर पर चैप्टर आप ज्यादा टाइम दे पाओगे। लेकिन डे 5 पे आपने ज्यादा चैप्टर्स रखे हुए क्योंकि आप उस पर पहले से आपकी स्ट्रेंथ है वो, तो आप उसको एक क्विक ओवरव्यू लेते हुए निकल जाओगे वहां से, ठीक है। तो ये चीजें मैंने यहाँ पे बताई हुई है। अब ये 6 रिवीजन का क्या फायदा होगा आपको, आपने देखा होगा नीट 22 का पेपर बहुत ज्यादा डीप उन्होंने लाइन से चीजें उठाई हुई थी।
अगर वो तभी आप आंसर कर पाओगे, आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको वहाँ पे एनसीईआरटी के लाइंस याद नहीं आ रही हैं तब आप उसमें गलतियाँ करोगे। ऐसे अगर एसोसिएशन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आते हैं, अगर आप 6 रिवीजन करके चले जाते हो नीट से पहले तो आपकी एनसीईआरटी पूरी आपकी आंख के सामने होगी, तो आपको एकदम लाइंस दिख रहे होंगे वहाँ एग्जाम में जब आपका, और इसीलिए आप वहाँ से टाइम बचा पाओगे चाहे वो कितना ही हार्ड पेपर बायो का बना दे। ठीक है, अब एक लाइव एग्जाम्पल पे जाते हैं कैसे आपको फटाफट रिवाइज करना है, कैसे 15 से 20 मिनट में बड़े से बड़े चैप्टर को रिवाइज किया जा सकता है। यहाँ मैंने एक चैप्टर लिया है बायोमोलिक्यूल। अब जैसे ही मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, मेरा टाइमर स्टार्ट होता है कि मेरे को चैप्टर रिवाइज करना है, तो मैं क्या करूंगा फटाफट, मेरे को पहले ये लाइन दिखेगी जो मैंने हाईलाइट किया हुआ था पहले, लेकिन अगर मैं इसको फास्ट रीडिंग लेता हूँ तो मेरे को दिखता है कि जनरल लाइन है, जनरल स्टेटमेंट है, अगर ये वहाँ पे ऑप्शन में आया तो मैं अपने कॉमन सेंस का यूज करके करेक्ट है या नहीं है ये मैं पता कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है फैक्चुअल जो मेरे को एकदम याद होगा तभी मैं आंसर दे पाऊंगा, तो मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। एक मैं जनरल रीडिंग लूंगा, अगर मेरे को समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो मैं इस पर फोकस कर लूंगा, लेकिन आ रहा है तो मैं इस पर टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। इससे पहले आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि मैंने कुछ चीजें यहाँ पे स्केच पेन से मार्क किए हुए हैं। मैं स्केच पेन का इंपॉर्टेंस भी बताता हूँ यहाँ पे कि अब आपको स्केच पेन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक क्या हुआ, आपने बहुत सारे टेस्ट दे लिए, पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, तो आपको पता चल गया होगा कि कहाँ मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, कहाँ पे मैंने गलती करी है, कहाँ मैं गलतियाँ करता हूँ। उन चीज़ों को आपको स्केच पेन से अब मार्क कर लेना। आपने हाईलाइट कर ही चुका है, ठीक है, आपने हाईलाइट किया हुआ है पहले से। स्केच पेन का यूज यही होता है कि हाईलाइट पे भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आप गलतियाँ करते हो, उनको आपको मार्क करना है। और स्पेशली ये मोस्टली हाईलाइट फैक्चुअल चीज़ें पे होती हैं या फिर ऐसी चीज़ें जो काफ़ी आसपास है और कंफ्यूजिंग है। जैसे कि एसिड सॉल्युबल पूल में मैं कंफ्यूज, यहाँ क्वेश्चन पूछ देते हैं कि एसिड सॉल्युबल पूल में ऑर्गेनिक चीज़ें होती है, इनऑर्गेनिक चीज़ होती है, तो आपको याद रखना है कि दोनों होती है। तो मैंने इसको यहाँ मार्क किया हुआ था। ठीक है, ऑर्गेनिक में क्या क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है, सिंपल शुगर होता है, न्यूक्लियोटाइड होती है, मतलब कि सारे के सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और एसिड इनसॉल्युबल पूल में, क्योंकि इनसॉल्युबल तो बड़ी चीज़ें होंगे, तो प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड्स और लिपिड्स, मतलब इसी का बड़ा फॉर्म यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस तरीके से कंसेप्चुअल चीज़ तो मैंने याद, मतलब इसको मैं फटाफट देख के निकल जाऊँ। मैंने बस किस पे फोकस किया कि एसिड सॉल्युबल पूल में आपका ऑर्गेनिक भी होता है, इनऑर्गेनिक भी होता है। ये मैंने एक बार ध्यान दिया और फिर मैं फटाफट आगे चला गया। जो नए रिवीजन करने वाले आते हैं उनको क्या है, फोमो होता है, वो बैठ के याद करने लगते हैं। कैसे याद करेंगे, लिविंग टिश्यू ग्राइंड कर रहे हैं ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, तो थिक स्लरी देगा, उसको फिल्टर करेंगे, नहीं करना है आपको, तो ये रफली याद है, रफली ये चीज़ प्रोसेस याद होगी ना, आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको बस याद रखना है कि किस केमिकल में डालते हैं, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में। अगर नहीं याद है तो इसको रिवाइज करोगे। मैं तो इसको भी नहीं करता क्योंकि मेरे को याद हो चुका था। जब आप इसको फिल्टर करते हो तो फिल्ट्रेट और रिटेंटेट मिलता है। फिल्ट्रेट को एसिड सॉल्युबल पूल बोलते हैं, रिटेंटेट को एसिड इनसॉल्युबल पूल बोलते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये भी पता होगा, नहीं क्लियर है तो आप इसको याद कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको बस इंपॉर्टेंट चीज़ें फोकस करना है और ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप भूलते हो या आपको लग रहा है आप भूल चुके हो। ठीक है, फोमो में नहीं पढ़ना है कि मेरे को मैं सब भूल चुका हूँ। जो चीज़ें याद है प्रैक्टिकली सोचो, अगर याद है मैं इस पर क्यों टाइम वेस्ट करूँ, बहुत चीज़ें हैं आगे करने को। फिर आप सेकंड पेज पे जाते हो, सेकंड पेज पे आपको बहुत चीज़ें मार्क दिख रही होंगी, लेकिन मैं यहाँ देखो क्या क्या पढ़ता हूँ। मेरे को ये डेफिनेशन नहीं पढ़ना है बायोमॉलिक्यूल का, क्योंकि मेरे को पता है जनरल स्टेटमेंट है। मेरे को यहाँ देखना है कि डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसी को हम लोग एश एनालिसिस बोलते हैं। डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट क्या है वो मेरे को रफली याद होगा, तो मैं उसको नहीं देखूंगा या फिर फटाफट देख लूंगा एक फास्ट रीडिंग देते हुए। मेरे को यहाँ ये देखना है कि एश में क्या क्या मिला था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ये सब मेरे को पता है क्योंकि मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया हुआ है, टेस्ट दिया हुआ है, या फिर मैं दूंगा तो मैं यही सब चीज़ तो नोटिस करूँगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, वही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो एश में क्या क्या मिल रहा है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिल रहे हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये मैंने याद कर लिया। फिर मैंने ये टेबल मार्क तो किया हुआ था, लेकिन मैं यहाँ पे अब देखो यहाँ पे मैंने कौन लिखा हुआ है कि मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आपको सबसे ज़्यादा बॉडी में मिलता है, लेकिन ये मेरे को पता है, याद हो चुका है, इतने बार मैंने पढ़ा है कौन कौन कौन। तो ये मैं अब फिर से इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब बहुत बच्चे क्या होंगे कि अब आगे आएंगे, इनको लगेगा अरे भैया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने मार्क किया हुआ है पहले, हमको पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं पढ़ना है, आपको पता होगा कि अल्फा एमाइनो एसिड्स बोलते हैं इनको, सब्स्टिट्यूएंट मीथेन्स बोलते हैं। अल्फा एमाइनो एसिड्स क्यों बोलते हैं ये आपको पता होगा, क्योंकि अल्फा कार्बन पे होता है वगैरह वगैरह, ये सब बहुत चीज़ें हैं। यहाँ पे एमाइनो एसिड्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हाइड्रोजन, कार्बोक्साइल ग्रुप, एमाइन ग्रुप, ये सब चीज़ें आपको पता है, ये सब आपको रिवाइज नहीं करना है। ठीक है, प्रोटीन कितने टाइप्स के एमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन में 20 टाइप्स के होते हैं, ये पता है आपको। हाँ, अगले पेज पे आओगे तो यहाँ एग्जाम्पल्स आएंगे, एग्जाम्पल्स पे फिर आपको टाइम देना है, मतलब टाइम वहाँ तो जहाँ इंपॉर्टेंट है। अब इन 2 पेजेस को आप 2 या 3 मिनट पे रिवाइज करके आगे आओगे। यहाँ आप इस पेज पे आप 5 मिनट दोगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ एग्जाम्पल्स याद करना है आपको, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हो, एग्जाम्पल्स आप भूलोगे, यहाँ बैठ के आपको याद करना है एग्जाम्पल बकायदा। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखोगे, आप कंफ्यूज होते हो बार बार कि बेसिक में कौन सा एग्जाम्पल है, न्यूट्रल का कौन सा एग्जाम्पल है, इसमें आप टाइम दो, उसको याद करो। इस वाले पार्ट से अच्छा एसर्शन रीजन बन सकता है, मैंने इसलिए स्केच पेन से मार्क कर दिया, इस पर आप टाइम दोगे। ठीक है, यहाँ पे ज्यूटर आयनिक फॉर्म कौन सा होता है, इस पर आप याद देखोगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलता रहता है कि ये डाइपोल के फॉर्म में होता है, हाँ ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे चार्जेस नॉन एडजस्टेंट कार्बन पे होता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, फिर आगे आओगे कि किसमें कितना नंबर ऑफ कार्बन है, ये आप भूलते हो, आपको इस पे टाइम देना है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए फैटी एसिड्स में, 1 से 19 कार्बन होने चाहिए, ये इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे जब आप काउंट कर रहे हो तो आपने कार्बोक्सिल कार्बन को भी इंक्लूड किया है। इन सारे पॉइंट्स को आपको रिवाइज करना है, क्योंकि यहाँ आप गलतियाँ करोगे, ये एकदम मतलब बारीक पॉइंट्स है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे चार्ट बनाया तो हुआ था, लेकिन आपने इतने बार पढ़ा है, ये आपको याद है, अब आपको इसको नहीं देखोगे। इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको भी आप नहीं देख रहे हो, अगर आपको वो याद है पहले से। आप उन्हीं चीजों को देखोगे जो आप भूल सकते हो या जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, आप बार बार भूल जाते हो। फिर आगे जाओगे इस पेज पे आओगे, आपको पता है ये वाला जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है पिछले 2-3 साल में। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे ट्रिक्स लिखे हुए हैं, आपने बनाए होंगे अपने ट्रिक्स, उसको बैठ के याद करो, टाइम दो यहाँ इस पेज पे, ठीक है। फिर यहाँ पे एसिड इनसॉल्युबल पूल कितने मॉलिक्यूलर वेट को बोलते हैं ये आपको पता रहता है, इस पर आप ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। उसमें क्या क्या आता है ये ध्यान देना है। एसिड इनसॉल्युबल पूल में आपका एक एक्सेप्शन है लिपिड का, इसको आप पकड़ लोगे, क्यों एक्सेप्शन है ये रीजन सबको पता रहता है, इस पर आप ध्यान नहीं दोगे। फिर आप आगे जाओगे, कौन से वाले पूल को आप साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन बोलते हो, कौन सा ऑर्गेनल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ साइटोप्लाज्म बनाता है, ये चीजें आपके क्वेश्चन में अपीयर हो सकते हैं, ये आपको पता क्लियर नहीं है आपको, मतलब आपको अंदर से आना चाहिए कि हाँ यहाँ मैं कर सकता हूँ, इसको आपको ध्यान देना है, ये मेरे को पता है, इसको स्किप करो, ये कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। बिना ये कॉन्फिडेंस लाए आप चैप्टर को 10 मिनट 15 मिनट में रिवाइज नहीं कर पाओगे। फिर आगे आते हो, आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स के एग्जांपल याद करना है, आप भूल जाते हो बार बार कि एसेंशियल कौन सा है, नॉन एसेंशियल कौन सा है। एसेंशियल कौन सा होता है जो आपको खाने में चाहिए होता है, जो खाने में आपको नहीं चाहिए होता है, मतलब आपकी बॉडी में पहले से प्रेजेंट है, नॉन एसेंशियली। अगर इस डेफिनेशन में आपको लगता है आप कंफ्यूज होते हो तो आपको इस डेफिनेशन को याद करना है, ठीक है। फिर आगे जाओगे, आपको पता है ये टेबल से यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, तो इसको आपको एक बार देख लेना है। बाकी से मोस्टली चीज़ याद रहती है। GLUT4 एक एग्जाम्पल है जो कि पूछ चुके हैं और ये कंफ्यूजिंग हो सकता है किसी के लिए, तो वो उस पर ध्यान दे देगा। मुझे नहीं है तो मैं ध्यान नहीं दूंगा इसमें, मैं आगे चला जाऊँगा। मेरे को पता है अब ये पैराग्राफ यहाँ से मतलब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, यहाँ पे कंसेप्ट भी है, आपके पॉइंट्स भी है जहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम्पल भी है, तो मैं सब चीज़ यहाँ पे देखने वाला हूँ। अब यहाँ रिविजन करने आता हूँ। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सेल्यूलोज किसका पॉलीमर है, तो सेल्यूलोज ग्लूकोज का पॉलीमर है। सिमिलरली स्टार्च और ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज का पॉलीमर है। ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, नहीं भी हो सकता है किसी के लिए, तो वो नहीं देंगे ध्यान, लेकिन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने स्केच पेन से मार्क किया हुआ है, ठीक है। इन्यूलिन जो है पॉलीमर है फ्रक्टोज का, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौन सा रिड्यूसिंग एंड होता है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है, इस पर आपने फोकस कर लिया क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आपके लिए। अब ये चीज़ें बहुतों को याद हो जाती है पढ़ते पढ़ते, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। फिर आगे आप जाते हो, अब यहाँ पे इन्होंने कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसको आप बैठ के याद करोगे। अच्छा, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का कौन सा एग्जांपल है। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड जो है वो होमोपॉलीमर ही होता है, ये ध्यान देना है। कहीं कंफ्यूजन आता है लोगों को पढ़ते पढ़ते कि हेट्रोपॉलीमर होता है, नहीं, ये होमोपॉलीमर ही होता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस पर आपने फोकस कर लिया। ऐसे करते हुए आगे निकलते हो। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये डेफिनेशन टाइप है, बार बार पढ़ते पढ़ते लोगों को याद हो जाता है, तो मैं इसको रिवाइज नहीं करूँगा, मैं इसको स्किप करके आगे चला जाऊँगा। मेरे को मतलब पता है कि क्या मुझे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। फिर मैं यहाँ पे बीच में आपका एंजाइम वाला पार्ट आता है। आपको पता है एंजाइम का मोस्टली चीज़ें आपको याद है या तो फिर नॉर्मल है, तो इसको आप स्किप करते हुए एंजाइम वाले पार्ट को आप सीधे यहाँ पहुँचते हो। अब आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इस वाले पैराग्राफ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ आप बैठ के रिवाइज करोगे चीज़ों को, ठीक है। फिर आप आगे जाओगे, आपको पता है ये जो लास्ट पैराग्राफ है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन के आ चुके हैं। कोफैक्टर क्या होता है, डेफिनेशन भी यहाँ आपको देखना होगा। यहाँ पे हर एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो यहाँ बैठ के आप टाइम दोगे। यहाँ आप पेज को 5 मिनट दे दो, ये टाइम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बैठ के इंट्रोडक्शन में 5 मिनट दे रहे हो, आप ऐसी चीज़ों को 5 मिनट दे रहे हो जो आपको पहले से याद है, तो वो तो टाइम वेस्ट ही हुआ ना। तो यही मैंने आगे लिखा है कि अगर आपको चीज़ों को फास्ट रिवाइज करना है तो आपको फोमो से रिश्ता अपना तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आप चीज़ों को स्किप करना सीखो, जो आपको याद है उसको कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ा दो। एग्जाम्पल्स आए, फैक्चुअल चीज़ें आए, ऐसा कोई टॉपिक आए जहाँ से हर एक लाइन से क्वेश्चन बन चुके हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ बैठ के टाइम दो, ठीक है। कंसेप्ट जो मतलब उस चीज़ का कोई रीज़न है, आपने बहुत पढ़ा है, रीज़न आपको याद है, एक दिमाग में सोचो अगर याद आ जाए तो ठीक है, तो मतलब आपको चीज़ें याद है तो उसको स्किप करो, आगे कंसेप्ट को स्किप करो। मतलब टाइम आप बस एग्जाम्पल, फैक्ट्स, भूलने वाली चीज़ें, लाइंस जो कि कंफ्यूजिंग हो सकती हैं क्योंकि वहाँ 2-3 चीज़ सेम की चीज़ है जिसमें हल्का हल्का डिफरेंस है, ऐसी चीज़ों पे टाइम दो, तभी आप फास्ट रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि फिर आपको बहुत सारे चैप्टर्स भी रिवाइज करने हैं। यहाँ से टाइम बचा के इनऑर्गेनिक पढ़नी है, ऑर्गेनिक पढ़ना है। तो होप कि आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर करना, जिससे भी बायो को रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर उसको बताना है कि कैसे बायो में कम टाइम में रिवाइज करना है चीज़ों को, तो उसको शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि ऐसी वीडियोज़ आगे भी आती रहेंगी। अगले 1-2 दिन के अंदर एक लगातार शॉर्ट्स की वीडियोज़ आनी स्टार्ट होगी, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे कि कहाँ कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो कि आपको अभी रिवाइज करके ही जाने एग्जाम में। और सिर्फ टॉपिक नहीं बताऊंगा, मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा, तो वो शॉर्ट्स की वीडियोस आप जरूर फॉलो करना। ऐसी वीडियोस आगे आते रहेंगे। टेस्ट की वीडियोस अब आएंगी आगे, क्योंकि टेस्ट अब स्टार्ट करने वाले हो आप लोग, मुझे पता है। चलो बाय बाय।